हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंडिया शाइनिंग पोस्ट कोविड-19 इज चाइनाज लॉस इंडियाज गेन। टॉपिक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से ये ट्रेड वॉर जो चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच, और दूसरे देश भी उन्हें ज्वाइन कर चुके हैं जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपियन देश जो चाहते हैं कि जो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो उनके प्रोडक्शन सेंटर्स जो चाइना में है उसे वो रिलोकेट करें। जापान तो फौरन एक $4.2 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया और बताया अपने जापानीज कंपनीज को कि भाई आप लोग अपने देश वापस चले आओ या कहीं सूटेबल देश में रिलोकेट हो जाओ, हम आपको असिस्ट करेंगे रिलोकेट करने में। अमेरिका ने भी कहा कि आप अमेरिका वापस आ जाओ, हमारे जॉब्स भी वापस आ जाएंगे अगर आप यहीं पर रहकर प्रोडक्शन करोगे तो। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपने जो अपनी कंट्री की कंपनीज है जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में बनाए रखा है, उनसे कहा कि चलो अब वक्त आ गया है, अब लौट चलते हैं, या तो हम हमारे देश आ जाओ या फिर कोई और कंट्री को रिलोकेट कर लो। अब इसके चलते इंडिया और कई साउथ एशियन ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज अब ये नज़रें बिछाए बैठे हैं कि हम किस तरह से हमारी कंट्री को एक सही डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट करें और कैसे सारा पैसा हमारे देश में आएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख करोड़ रुपया आ सकता है देश में अगर कंपनीज कुछ आती हैं, लोकेट होती हैं यहाँ पर। तो अब हम क्विकली करते हैं स्वॉट एनालिसिस कि इसके चलते हमारी इंडिया की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं। जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वो इंटरनल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स एक्सटर्नल होती हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं स्वॉट एनालिसिस और समझते हैं कि हम मंजिल से कितने दूर या कितने पास हैं। बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं, जब मैं लिख रहा था तो इतने स्ट्रेंथ्स निकले हमारे पास कि अगर मैं वो सारे डिस्कस करता रहूँगा तो 1 घंटे से ज़्यादा एपिसोड बन सकता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट समझता हूँ उन पॉइंट्स को बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जोग्राफिक लोकेशन की, कि कुदरत ने हमें इतना बेहतरीन जोग्राफिक लोकेशन दिया है इंडिया एज अ कंट्री को कि हम एंशिएंट टाइम से ही बिजनेस और ट्रेड लीडर रह चुके हैं। अगर आप तारीख के पन्ने पलटा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया वाज ऑलवेज अ ट्रेड लीडर। अगर आप इंडिया के वेस्टर्न साइड देखिए तो अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड देखिए तो बे ऑफ बंगाल है। तो आप देखिए किस तरह से आसानी से वेस्टर्न साइड आप मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और मेडिटेरियन सी पहुंच सकते हैं। और अगर आप ईस्टर्न साइड ले लें तो बड़ी आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर आप जापान, रशिया और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड भी आप टच कर सकते हो। तो ये बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। अब दूसरी बात, जो हमारी दूसरी स्ट्रेंथ है वो हमारा रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रेड बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एशिया में लें तो इंडियन रेलवेज सबसे बेस्ट है। 1,15,000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी लाइनें चलती हैं। आप नेशनल हाईवेज ले लीजिए, आप सब ट्रैवल करके देख चुके हैं कितने ब्यूटीफुल हाईवेज हैं। ये सारी दुनिया ये बात जानती है कि इंडिया ने किस तरह से अपने रोड्स एंड रेलवेज को पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन बनाया है। तो ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी हम ऑलमोस्ट ज़ीरो डेफिसिट तक पहुंच चुके हैं, तो हम अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेलीकॉम और आईटी सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में क्योंकि कोई गवर्नमेंट प्लेयर नहीं है और गवर्नमेंट ने एक स्टेट मोनोपोली बनाकर नहीं रखी, बल्कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को आने दिया, जिसकी वजह से कम दामों में टेलीफोन कनेक्टिविटी, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडबैंड, सब कुछ आप देखिए इतना सस्ता मिलता है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। आईटी सेक्टर को आप ले लीजिए, आज दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन आईटी सेक्टर है हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा आईटी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप देखें तो हमारी जो डिजिटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो दुनिया की डिजिटल कैपेबिलिटीज़ में 75% इंडिया की वजह से है। इसीलिए देखिए कि हमारे इंडिया में कई शहरों में आप ले लीजिए, जैसे गुड़गांव है या फिर बैंगलोर, हैदराबाद,
चेन्नई, पुणे, बॉम्बे, कई सिटीज़ हैं जहाँ पे आईटी कंपनीज अपना हब बनाई हुई हैं और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे लिए। एंड देन हमारा हेल्थ केयर सेक्टर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले सालों में, ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर। आज दुनिया भर से लोग अपना इलाज करवाने के लिए इंडिया का रुख करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारा डॉक्टर्स टू पीपल्स रेशियो ज़रा कम है, लेकिन फिर भी WHO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। WHO के मुताबिक ये रेशियो 1:1000 होना चाहिए, यानी कि एक डॉक्टर फॉर एवरी 1000 पीपल। हम वो स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। हमारा रेशियो है 1.34:1000, यानी कि हमारे पास 1.34 डॉक्टर्स हैं हर 1000 लोगों के लिए। तो ये स्टैंडर्ड्स को ये मीट करता है और प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज दुनिया में बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में माना जाता है। अब बात रही हमारे फॉरेन रिलेशंस की। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, फॉरेन रिलेशंस का तो डेफिनेशन ही बदल के रख दिया है। हर कंट्री को उन्होंने तकरीबन विजिट किया, 1 to 1 बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए। बल्कि हम तो उन दिनों मजाक किया करते थे कि मोदी जी आप अपने देश कब वापस आएंगे। तो फाइनली वो बेनिफिट्स, वो जो फॉरेन रिलेशंस उन दिनों बने थे, उसका पूरा फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया है। उन फॉरेन रिलेशंस की वजह से आप देखिए हमारे अपने पड़ोसी अरब कंट्रीज़ जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक कोई गया नहीं था वहाँ से, हमारे देश से। ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के साथ मोदी जी ने अपने रिलेशनशिप्स को रिवाइव किए हैं, तो ये गुडविल हमारे साथ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स में कोविड डिप्लोमेसी जो थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन को हमने सारी दुनिया तक पहुंचाया। ये एक बहुत ही बढ़िया मूव था। मैं तो कहूँगा कि ये दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक। इसकी वजह से आज दुनिया भर में हमारी लिए एक बहुत ही गुडविल है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने तो हद तक के ये कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो आप तो हमारे हनुमान हैं जो हिमालय से संजीवनी लेकर गए थे लक्ष्मण के लिए ऑल द वे लंका तक। तो इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया इमेज बनी हुई है हमारी कंट्री की हाइड्रोक्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट्स को लेकर। जिस तरह से हमने उसे ईज आउट किया, वो कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो हम दुनिया के उस वक्त काम आए जब दुनिया को हमारी दवाइयों की बहुत ही ज़रूरत थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पिछले 70 सालों में हमारी एक कंट्री एक बहुत ही सक्सेसफुल डेमोक्रेसी रही है। कभी हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल कूप नहीं हुआ, कभी कोई वर्दी वाला आकर एक डिक्टेटर बनकर नहीं बैठ गया यहाँ पर। ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो आपने ऐसे एग्जाम्पल्स अपने पड़ोसी मुल्कों में देखे हैं। तो हमारे पास एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसके चलते दुनिया एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए रिलाई कर सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एम्पल लैंड्स। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जो हम इन फैक्ट्रीज को दे सकते हैं यहाँ उनकी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 4 लाख हेक्टर से ज़्यादा ज़मीनों को आइडेंटिफाई कर लिया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स में कि ये बड़े बड़े लैंड्स इन कंपनीज को अलॉट किए जाएं। तो ये हमारे बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ्स है। अगर हम अब बात करते हैं वीकनेसेस की, तो ये जो हमारा ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग है वो कम है। अगर आप कंपेयर करें उन्हें ऐसे देश जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क है UAE आप ले लें या फिर आप वियतनाम ले लें, तो इनसे भी हम ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हालांकि हमने इम्प्रूव किया है, 64 पे हैं आज, तो 15 गुना हमने इम्प्रूव किया है अपने आप को। हम समवेयर 85 की तरफ थे, तो बहुत इम्प्रूव किया अपने आप को, लेकिन इस एरिया में हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये हमारा वीकनेस है। दूसरी पॉइंट हमारी ये होगी, हमारे लेबर लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट है और हमारे ट्रेड यूनियंस बड़े मिलिटेंट ख्यालात के हैं ना। अब ये हमें देखना होगा कि किस तरह से इन लेबर लॉस को आप ज़्यादा एम्प्लॉयर फ्रेंडली बना सकते हैं, जिसमें यूपी की सरकार ने ऑलरेडी काम किया है। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाकर बहुत सारे पुराने जो लॉज बड़े स्ट्रिंजेंट थे उन्हें बहुत फ्रेंडली बनाया है और दूसरे स्टेट्स भी इस पर काम कर रहे हैं। और देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में बाकी स्टेट्स भी इस पर काम करेंगे। लेकिन ट्रेड यूनियंस, ये चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो, इनकी मेंटालिटी बड़ी मिलिटेंट किस्म की है। इसको
इस पर काम करने की ज़रूरत है। शायद गवर्नमेंट को एक ऐसी कमेटी बिठानी चाहिए जो इन ट्रेड यूनियन से बात करे और इन्हें समझाएं कि जब ये फॉरेन कंट्रीज़ अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को यहाँ सेटअप करेंगे तो हमारा कैसा फ़ायदा होगा। आफ्टर ऑल हम 25 लाख करोड़ की लागत पर नज़र रखकर बैठे हैं। इतना पैसा हमारी कंट्री में आएगा अगर ये चाइना से कंट्रीज यहाँ रिलोकेट होते हैं तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकनेस हमारी ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म। पिछले 20 साल में ये बहुत इंप्रूव हुई है। गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की थी या फिर अब बीजेपी की हो, लेकिन ये एक एरिया है जहां पर बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म कम हुआ है, लेकिन हमें इस दिशा में और मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर ये वीकनेस भी हम ओवरकम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो ये आप देखिए, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। कई कंट्रीज तो चाइना इसीलिए गए थे कि उनका अपना पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि वो उन्हीं को सर्व करेंगे तो भी बहुत पैसा बना सकते हैं। दूसरे देशों को एक्सपोर्ट्स करना तो दूसरी बात है। ठीक उसी तरह इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, ख़ास तौर से वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन जिसके पास परचेस पावर सुपर डुपर है, बहुत अच्छा परचेस पावर है, ये बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, इनके पास बहुत ही अच्छी डिस्पोजेबल इनकम है। दूसरी बात, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जिसके चलते रॉ मटेरियल इन कंपनीज को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इन्हें किसी और देशों पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माल बाहर से रॉ मटेरियल का लाना देश में नहीं पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ये होगी कि जापान जैसे कंट्रीज जो इंडिया के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं, कॉमन विजन, कॉमन वैल्यूज़ की वजह से ऐसे देश कभी भी इंडिया को लेट डाउन नहीं करेंगे, इंडिया को, इनकी इमेज को गिरने नहीं देंगे। हमारा वो साथ ज़रूर देंगे और इससे हमारी स्ट्रेंथ्स और बढ़ेगी। ये अपॉर्चुनिटीज थे। अब बात करते हैं थ्रेट्स की। थ्रेट्स में अगर आप लें तो अगर आप हाल में देखें तो हमारी सबसे बड़ी थ्रेट रही पॉलिटिकल अनरेस्ट, जो जैसे एनआरसी और सीएए प्रोटेस्ट को लेकर हुआ, या फिर ये हमारा जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है जिस तरह से इन प्रोटेस्ट को, इन मामलों को प्रोजेक्ट करता है, ये बहुत बड़ा थ्रेट रहा है हमारे लिए और रहेगा। समहाउ गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म लेकर आना चाहिए जिससे इस तरह की मीडिया को एंड सोशल मीडिया, टॉक्सिक सोशल मीडिया आई मस्ट से, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते कुछ भी बोलते हैं और जिसकी वजह से इंटरनली भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है और बाहर हम जो दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे बारे में उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये टॉक्सिक सोशल मीडिया और लेफ्ट लिबरल मीडिया, इसको कंट्रोल करना होगा। और एनआरसी और सीएए प्रोटेस्ट जैसी चीज़ें जिन्होंने इंडिया की इमेज को ख़राब किया है, इस पर वर्क करना होगा। ये बहुत बड़ी थ्रेट्स होंगे। और दूसरी थ्रेट होगी इंटरफियरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। और जैसे अब आप देखें तो पॉस्को में क्या हुआ, पॉस्को केस में जो साउथ कोरियन स्टील प्लांट इंडिया में, उड़ीसा में सेटअप करना चाहता था, वो तो अपने आप बोरिया बिस्तर बांधकर भाई भाग गए। उन्होंने देखा कि इंडिया में जस्ट इट्स नॉट इजी। उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनका रेड टेपिज्म और पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी का इंटरफियरेंस, ये सब को देखकर फाइनली पॉस्को चला गया। ये गलती अगर हम दोबारा करेंगे, ऑलरेडी एक बैड एग्जाम्पल है हमारे पास, ये थ्रेट है हमारे लिए। कंपनीज देखेंगी कि पॉस्को के केस में हमने क्या किया, तो अब हम कैसे जाएं इंडिया के पास। पॉस्को सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। तो इस एरिया में स्पेशली काम करना पड़ेगा इस थ्रेट को ओवरकम करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बढ़ाने में हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। दूसरे कई कंट्रीज जैसे मलेशिया, ताइवान, यूएई, थाईलैंड, रशिया, ब्राज़ील, ये सब हमसे बेहतर हैं। तो हमें देखना होगा किस तरह हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इनसे ज़्यादा रैंक कर सकते हैं। तो ये थे इंडिया के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो आपने देखा कि किस तरह हमारे पास बहुत सारी अच्छी स्ट्रेंथ्स है, हमें थोड़ा सा काम करना होगा। हमें यानी गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स को और हमें जनता को, मीडिया को, हर एक को एकजुट होकर काम करना होगा एक ही विजन के साथ कि किस तरह हम मैक्सिमम कंपनीज को इंडिया एज अ डेस्टिनेशन
आफ्टर चाइना दिखाने में सक्सेसफुल होंगे और किस तरह 25 लाख करोड़ की 25 लाख करोड़ रुपया लाने में कामयाब होंगे, बहुत सारे जॉब्स लाने में कामयाब होंगे। और फिर देखिए जो जिस चीज़ का हमें डर है कोविड के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और इकोनॉमी को लेकर, ये सब इन चीज़ों से ख़त्म हो सकता है। लेकिन हम आपसी जो हमारे भेदभाव है इंटरनली घर के अंदर, देश के अंदर, इसे हमें ओवरकम करना होगा और एक ही विजन के साथ चलना होगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।